Okay, good morning all of you. Welcome to classes AFTE Institute and DLED सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 1 हमने ऑल कंप्लीट कर लिया था और लास्ट टाइम मैंने जो है आप लोगों को वैसे पेपर 3 भी हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा था तो उसके अंदर हमारी 2 यूनिट्स बची हुई हैं। साइड बाय साइड मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया था और इंग्लिश वाली बुक के अंदर भी आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो बाकी की यूनिट्स आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो ओवरव्यू दे रही हूँ सेल्फ वाली बुक का दे रही हूँ, पेपर नंबर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, जेंडर, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बुक का नाम है आपका। तो जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट 2 यूनिट्स जो है 4th और 5th जो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देके उसे कवर करूंगी, क्योंकि वैसे आपने सब पढ़ा हुआ है बट फिर भी थोड़ा सा एक उसको बता देती हूँ मैं। जैसे 4th यूनिट में आपका आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर जो 4th यूनिट है हमारी, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इस यूनिट में हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसे समझने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती थी। पहले कौन सी होती थी? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसे हम एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं। तो ये यहाँ से बेस होता था कि बच्चों को पहले जैसे ना यही देखा गया कि सबको साथ बुलाएं, एक साथ पढ़ने आए। तो इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही था कि एक साथ बुलाया जाए। तो सब बच्चों को एक साथ बुला तो लिया। अब एक ही क्लास में मान लो एक अंधा बच्चा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है और नॉर्मल चाइल्ड भी है, अबव एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है। तो एक बुला तो लिया, लेकिन आप सबको कॉमन मेथड से पढ़ा रहे हो, कॉमन बुक्स सबको दे रहे हो, तो सब बच्चे उस किताब से पढ़ नहीं पा रहे, या उस कॉमन तरीके से जिससे टीचर फॉलो करके पढ़ा रहा है वो कॉमन तरीके को फॉलो नहीं कर पा रहे, सबको एक जैसा समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं पढ़ पा रहे, अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज का यूज नहीं कर पा रहे। तो इंटीग्रेटेड में सिर्फ इतना था, बुला तो लिया, लेकिन उसके बाद उनको आप ना जैसे वो कहते हैं ना रिटेन करके रख पाना, तो रिटेन करके नहीं रख पाए, तो जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गया सिस्टम। इज इट क्लियर? तो उसके बाद जो है ना हमारा एक पैटर्न ये भी होता है एक्सक्लूसिव पैटर्न। एक पैटर्न कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जिसे अपवर्जी शिक्षा का ढांचा भी कहते हैं। अब एक्सक्लूसिव पैटर्न क्या होता है? जहां पर एक्सक्लूड करते हैं हम। एक्सक्लूड मतलब इन ये फील किया गया कि नहीं नहीं, जो जिसकी कैपेबिलिटी है वैसा ही स्कूल उसे मिलना चाहिए। जैसे एवरेज बच्चों के लिए अपना अलग स्कूल होना चाहिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कोई टैलेंट प्रतिभा विद्यालय या कुछ और अच्छे स्कूल जहां पर बेसिकली टैलेंटेड बच्चों को ही वो पढ़ाया जाता हो। ऐसे डेफ एंड डम के लिए उनका गूंगे बहरों वाला स्कूल होना चाहिए, ब्लाइंड के लिए ब्लाइंड स्कूल होना चाहिए। तो कहने का मतलब सबके लिए हर एक की विशिष्टता अलग अलग है, तो सबको उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव पैटर्न ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लेकिन फिर जब अभी हमारा एनसीएफ 2005 आया और हमारा जो आपका समझ लो अभी 2020 की पॉलिसी आई, तो इन सब में यही कहा गया कि नहीं नहीं, सब बच्चे, जैसे बच्चा एक स्कूल जब जाता है तो वो मान लो वो गूंगा बहरा है, तो तब भी वो सपना ये नहीं देखेगा कि मैं गूंगे बहरों के साथ पढ़ूं। उसे ये लगेगा कि नहीं, मैं भी नॉर्मल एक सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट हूँ और मुझे भी सबके साथ एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो वो सब फैसिलिटीज जो सबको मिलती हैं मुझे भी मिलनी चाहिए। तो उस लिए कि एक हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं, या हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर सब चीजें जो है वो लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की होती हैं। तो हम इतनी सब बातें करें, लेकिन हम या फिर हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को हमें सार्वभौमिकृत बनाना है, मतलब सबको शिक्षा देनी है। अब सबको शिक्षा देनी है तो उतने स्कूल्स भी तो होने चाहिए। तो बेसिकली इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक पैटर्न ऑफ एजुकेशन के पास है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड में प्रॉब्लम क्या आई कि बच्चों को बुला तो लिया लेकिन फैसिलिटीज नहीं दे पाए। तो इंक्लूसिव पैटर्न अब जब आया, इंक्लूसिव पैटर्न यानी समावेशी शिक्षा जब आई, तो उसने क्या कहा? इंक्लूड ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन फॉर ऑल, सबको सम्मिलित करना। अब ऑल मतलब क्या है? ये जो ऑल की परिभाषा है, ऑल मतलब सोशली डेविएटेड है तो भी वेलकम है, इकोनॉमिक सोशली डेविएटेड का मतलब SC ST या कोई और OBC या किसी और माइनॉरिटी, किसी भी क्लास कास्ट से बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर इकोनॉमिकली डेविएटेड है, इसका मतलब रिच और पुअर का डिस्पैरिटी खत्म करनी है, वहां पर सबका वेलकम है।
और इसी तरह से कोई जेंडर वाइज कोई बॉय है या गर्ल है तो सबको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो फिजिकली हैंडीकैप है, तो कोई किसी तरह से कोई शरीर में कोई कमी है, प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप वेलकम कर रहे हैं। मेंटली डेविएटेड है, कोई अबव एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, या कोई एवरेज चाइल्ड है, उसको भी वेलकम करें। सो एजुकेशन फॉर ऑल, ऑल मतलब सारी कैटेगरीज, सभी के लिए शिक्षा। तो इंक्लूसिव में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। तो इंक्लूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्कूल एक्सपैंड्स इट्स रिसोर्सेज टू मीट द लर्निंग नीड्स, फिजिकल नीड्स एंड इमोशनल नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। ये कौन सा पैटर्न है जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर एक स्कूल एक्सपैंड करता है अपने रिसोर्सेज को, इतना बढ़ाता है कि वो बच्चे की लर्निंग नीड्स को भी फुलफिल कर सके। लर्निंग नीड्स मतलब जो उसे चाहिए पढ़ने के लिए वो सब उसको मिले। जैसे एक अंधे बच्चे को क्या चाहिए, ब्रेल स्क्रिप्ट चाहिए, तो उसको वो मिलेगी वहां पर। अगर एक बच्चे को मतलब पढ़ने से संबंधित जो आवश्यकता है उसकी, उसको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, अब कोई बहरा बच्चा है तो आप उसको उसके अदर सेंसेस के लिए कोई चीज जो रिक्वायर्ड है आप उसे वो चीजें दिखाओगे। तो कहने का मतलब उस तरह का सब मटेरियल अवेलेबल करवाना, क्लासरूम में एक क्लास टीचर के साथ साथ एक रिसोर्स टीचर अवेलेबल करवाना, ताकि इन बच्चों की लर्निंग नीड्स को आप फुलफिल कर सके। साथ साथ फिजिकल नीड्स, जैसे कि कोई बच्चा जो क्लासरूम तक नहीं जा सकता, वो हैंडीकैप चाइल्ड है, तो आप उसके लिए व्हील चेयर अरेंज कर रहे हैं। आप एक आपके पास हेल्पर है जो उसे अपना स्कूल के प्रीमिसेस से उसके क्लासरूम तक लेकर जाता है, छोड़ता है, फिर वापसी वहीं पे लाकर छोड़ता है। तो ये सब चीजें हेल्प उसे मिलनी चाहिए, फिजिकल नीड्स फुलफिल हो सके बच्चे की। और इमोशनल नीड्स, इमोशनल नीड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मजाक ना उड़ाए, एक दूसरे की हेल्प सब करें। तो इस तरह से सब एक दूसरे को इमोशनली भी टैकल कर सकते हो। इज इट क्लियर, समझ आ गया? तो ये सब चीजें जो है हमारी इंक्लूसिव पैटर्न में कवर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव पैटर्न ऑफ एजुकेशन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ, पहले एक्सक्लूसिव फिर टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव, ठीक है। सो एक्सक्लूजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर सभी बच्चों के लिए अलग अलग मतलब आप सेग्रीगेट कर देते हो और जैसे जिसकी विशिष्टता है उसके आधार पर उसे स्कूल या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो, एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पहला एक्सक्लूजन किस बेस पर है, एज पर मार्जिनलाइज्ड section of society. This is the first type. ये marginalized section कौन सा सेक्शन होता है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है, उन लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें आप किसी भी तरह के प्रिविलेजेस से, राइट्स से आप उन्हें वंचित रखते हो। जैसे कि कई बार SC ST को आपकी कई तरह की चीजें नहीं मिल पाती जो नॉर्मल कैटेगरी को ज्यादा अवेलेबल होती हैं, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मिनिमम परसेंटेज रखा कि भाई आप जो है अगर मतलब ये इतना सीट, इतना कोटा इनके लिए अलग रहेगा। लेकिन जब तक अवेलेबल नहीं है ये इस तरह के सेक्शंस को हम मार्जिनलाइज सेक्शन कहते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट द फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड। समझ आया? दिस इज कॉल्ड मार्जिनलाइज सेक्शन। तो कहते हैं एक तो आप इस आधार पर सेपरेशन कर सकते हैं कि अगर ऐसे स्कूल्स हैं जो पर्टिकुलरली ऐसे ही बच्चों के लिए बनाए जा सकते हो, जैसे कहीं पे कोई नंबर ऑफ पर्सन माइनॉरिटी कुछ ही लोग हैं किसी एरिया में, तो उनके लिए एक स्कूल बन जाए और वो बच्चे अपने ही स्कूल में जा सके, तो उनको एक सेपरेट स्कूल मिल जाए। या किसी एरिया में कुछ और कैटेगरी है तो उनको ही अपना मतलब स्कूल मिल जाए। एक मिनिमम नंबर अगर इतने लोग रहते हैं वहां पर तो वहां एक स्कूल मिल जाना चाहिए। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव के बेस पर। दूसरा लिंग पर आधारित अलगाव, दूसरा एक्सक्लूजन का टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। पेपर नंबर 3 सेल्फ वाला, और जिसमें हमने यूनिट 4 और 5 जो मैंने पिछली बार कहा था ना तब करवाई नहीं थी। आपकी बुक में कवर हो गई सारी? अच्छा फर्स्ट तो आप इसको कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का मैंने अभी तक मीनिंग बताया है, देखो, और जैसे यहाँ से बताया है, यहाँ यहीं से ही बताया है। तो जैसे इंक्लूसिव पहले इंटीग्रेटेड पैटर्न होता था जहां पर सबको बुलाते तो थे बट फैसिलिटीज नहीं देते थे,
एक साथ। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर एक्सक्लूसिव पैटर्न में क्या रखा कि जहां पर आप जो जिस कैलिबर का बच्चा है उसको उसी स्कूल में भेजना चाहिए, तो यहाँ पर ये रखा। लेकिन लेटेस्ट जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज आए हैं वो इंक्लूसिव को फॉलो करते हैं, ये तो सभी को पता है। तो समावेशी मतलब जहां पर एजुकेशन फॉर ऑल हो, जहां पर सबको इंक्लूड किया जाता है, जहां पर सबको शिक्षा एक साथ दी जाती है, बट अलोंग विद ऑल फैसिलिटीज। इसमें और इसमें यही डिफरेंस था। यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन। ये इसके क्या है, टाइप्स। एक्सक्लूसिव पैटर्न के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहले हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूजन यानी कि सबको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगह पर जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो फैसिलिटी। तो एक्सक्लूजन एज पर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी वो सेक्शन जिनको कोई भी फैसिलिटीज पहले नहीं मिल पाई हैं। दूसरा एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर मतलब जैसे मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल वाली बात हो गई। तो जैसे कि अब कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको भाई हमारी बेटी को तो स्कूल गर्ल्स वाला ही हमें देना है, जहां पर लेडी टीचर्स हो, जहां पर सारी लड़कियां ही पढ़ने आती हो, प्रिंसिपल भी फीमेल हो, हमें ऐसे स्कूल में भेजना है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो ये एक्सक्लूजन कौन से बेसिस पर हो जाएगा, जेंडर बेसिस पर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसके बाद आया था तीसरा, इन्होंने जो बताया एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू द नीड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तीसरा टाइप इसमें क्या बताया, एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है उनके अकॉर्डिंगली भी आप एक्सक्लूजन दे सकते हो। जैसे डेफ एंड डम के लिए अलग स्कूल, गूंगे बहरे बच्चों, ब्लाइंड के लिए अलग स्कूल, और इसमें स्पेशल नीड वाले में मेंटली रिटार्डेड भी आ जाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। तो इन सब के लिए जैसे प्रतिभा विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वो आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। तो ऐसे करके हर कैटेगरी के लिए हमने एक अलग स्कूल रखना है। तो ये एक्सक्लूजन हमारे किस किस बेस पर हो सकते हैं, 3 बेसिस पर। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर। ये तो हो गया हमारा एक्सक्लूजन के टाइप्स। अब ऐसे ही हम बात करते हैं इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन के टाइप्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के टाइप्स। इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा, जिसमें मैंने बताया कि इंक्लूड ऑल, सबको शिक्षा देनी है, एक साथ बुलाना है। आप इतनी सब चीजों को मैनेज कैसे करोगे? तो इन्होंने इसमें 2 तरह के टाइप्स रखे जिसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन को मैनेज किया जा सकता है। इसमें इन्होंने बताया एक होता है पार्शियल फुल इंक्लूजन, एक क्या होता है इसमें टाइप, संपूर्ण रूप से जो समावेशी शिक्षा देते हैं, और एक होता है पार्शियल इंक्लूजन। एक क्या होता है पार्शियल इंक्लूजन, मतलब आंशिक रूप से समावेशी शिक्षा। तो पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, जहां पर आप पूरा दिन जितने भी पीरियड्स होते हैं हर क्लास में सारे बच्चे साथ ही बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, कैटेगरी या वो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन है, मतलब हर तरह के बच्चे को आप जो है एक साथ बुलाकर पढ़ा रहे हैं। आप सब तरह के बच्चों को एक साथ बुलाकर पढ़ा रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड फुल इंक्लूजन। इसे क्या बोलते हैं, फुल इंक्लूजन। यहाँ पर एक क्लास टीचर होंगे, उनके साथ एक स्पेशल एजुकेटर भी होंगे, रिसोर्स टीचर भी होंगे, और वो साथ में हेल्प करेंगे। और जितने भी पीरियड्स है बट उन्हें सेपरेट नहीं पढ़ाया जाएगा, सब उन्हें साथ ही सिखाया जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर जो होगा वो उनको साइड बाय साइड हेल्प करता रहेगा, और उनको नॉर्मल बच्चों के इक्विवेलेंट आने में पूरी मतलब अपनी वो करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको सब तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई अंधा बच्चा है तो उसे ब्रेल स्क्रिप्ट दी जाएगी, कोई गूंगा बहरा बच्चा है तो उसको साइन, सिंबल, लिपसिंग स्टडी करना, वो सब चीजें उसको करवाई जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके सबको एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा, और जो भी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी वो भी सबको एक साथ कराई जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज फुल इंक्लूजन। समझ आया? और पार्शियल इंक्लूजन में क्या होता है, जहां पर आप कुछ समय तो एक साथ पढ़ाओगे
और कुछ समय के लिए दोनों को सेपरेट कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आकर तो उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल नीड चाहिए ना, जो स्पेशल चिल्ड्रन है, तो आप थोड़े समय के लिए उनको सेपरेट कर दो। स्पेशल तो ये पार्शियल इंक्लूजन है, ये पार्शियल इंक्लूजन है, क्योंकि उनके लिए आपने सेपरेट रूम कर दिया ना, कुछ समय के लिए कर दिया, कुछ पीरियड्स के लिए कर दिया, जहां उनकी वो जो कमियां हैं, जो वो क्लास में कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें उनको वहां सेपरेटली कराई जा रही हैं रेगुलर बेसिस पर। तो दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल इंक्लूजन। समझ आया? तो इस तरह से करके हम जो है इंक्लूजन के भी कितने टाइप्स इन्होंने बताए हुए हैं, 2 टाइप्स बताए हुए हैं। इज इट क्लियर? ये आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, और आप उसे मतलब एक्सक्लूसिव के साथ कैसे कंपेयर करोगे, फिर एक्सक्लूसिव के टाइप्स और इंक्लूसिव के टाइप्स, ये करना है आपने एक क्वेश्चन में। समझ आया? दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस, यानी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपको एक्सप्लेन करो। इस पे शॉर्ट नोट जैसे अगर आ रहा है आपको, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब वो सेक्शन, अभी हमने बात करी सीमांत वर्ग, वो वर्ग होता है जिन्हें आप वो फैसिलिटीज किसी भी कारण से नहीं मिल पाती है, उन्हें वंचित रखा गया है ऐसे कह लो, तो उन्हें पता ही नहीं चला कभी भी कि हमें ये फैसिलिटीज, हमारा भी राइट है लेना। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हो सकता है उनकी संख्या कम है, हो सकता है वो ऐसे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, हो सकता है कि वहां एजुकेशन के लिए कोई स्कूल ही दूर दूर तक नहीं है, या इन लोगों ने तो शुरू से ही जंगल में ही जो है आदिवासी स्टाइल में जैसे लाइफ बिताई है, तो मतलब वो फैसिलिटीज है ही नहीं उनके पास कभी भी। तो जब है ही नहीं तो उन्हें मतलब ही नहीं समझ में आएगा ना एजुकेशन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसके अंदर एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, ये सब आ जाती हैं। क्लियर? मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे सारा। देखिए इनका मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सोशली भी होते हैं, इकोनॉमिकली भी डेविएटेड होते हैं और एजुकेशनली भी डेविएटेड होते हैं। सोशली मतलब जैसे कि वही एससी एसटी समाज से वंचित हैं, और इकोनॉमिकली मतलब गरीब बहुत होते हैं, पैसा ही नहीं होता, कुछ अपनी मिनिमम एसेंशियलिटीज नहीं जुटा पाते हैं। और एजुकेशनली मतलब शिक्षा उनके एरिया में दूर दूर तक नहीं होती है, हर तरह से उनको वंचित रखा जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह, इसलिए इनको क्या कहा गया, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगला क्वेश्चन जो आपने करना है ना वो यही करना है, मार्जिनलाइज सेक्शन का मीनिंग, सीमांत वर्ग, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसका आपने मीनिंग करना है, सीमांत वर्ग का अर्थ करना है। फिर फैसिलिटीज यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग, व्हाई देयर इज अ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज टू सच क्लासेस, मतलब आप इनको नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये है बेसिकली। ऐसे सेक्शन को आपको शिक्षा देने की जरूरत क्यों है इन सेक्शंस को, क्योंकि ये भी अपने आप को, अपनी जाति को उठा सके, अपना नाम बना सके, और हमारे प्रोडक्टिव पार्ट में, जैसे कंट्री में क्या कहा जाता है हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज है इंडिया में, तो सबका फुलर यूटिलाइजेशन किया जा सके, सब लोगों को काम पे लगाया जा सके, तो उसके लिए कोई भी जो पार्ट है वो खराब ना रहे पॉपुलेशन का, तो उसके लिए हमें हर वर्ग को पढ़ाना, शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? तो कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर क्या है, जैसे टू मेक अ डेमोक्रेसी सक्सेस, इसमें क्या बताया है, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, हमारे देश प्रजातंत्र जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों का है, तो लोग ही नहीं पढ़े लिखे होंगे सब, तो आप डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कैसे बना पाओगे, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा इसमें है एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, ये हर बालक का, हर मनुष्य का एक फंडामेंटल राइट है, सबको देनी है, तो फिर मार्जिनलाइज सेक्शन उससे वंचित क्यों रखा जाए, सबको शिक्षा देना। समझ आया दूसरा पॉइंट? ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। तीसरा बताया डिमांड ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, क्योंकि हमारी एजुकेशन में एक डिमांड है इक्विटी और इक्वालिटी की, सभी को समान रूप से अवसर देना। जैसे भंडारे की लाइन में जो लगाया ना, आप उससे ये नहीं कहोगे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो, आप भंडारा जो उस लाइन में लग के लेने आया, आप उस सबको भंडारा देंगे। तो यही चीज होती है इक्विटी और इक्वालिटी में। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज है कि जो शिक्षा लेने आपके यहाँ संस्थान में आ गया, आप उसे इस आधार पर मना नहीं करोगे एडमिशन लेने के लिए कि वो इस क्लास से बिलोंग करता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है, वो इस कैटेगरी से संबंधित है,
तो बिल्कुल भी इस आधार पर आप उसे डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। इज इट क्लियर? इसके बाद टू मेक सोशलिज्म सक्सेस। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पर समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। सोशलिज्म सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। तो ऐसे समाज का उन्नयन कैसे, मतलब ऐसे समाज को आप कैसे वो कर सकते हो, कैसे ला सकते हो, जब आप इस वर्ग के बारे में भी, इनकी एजुकेशन के बारे में भी सोचो, तो ही आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट अपनी सोसाइटी का कर सकते हो। सोसाइटी मतलब सभी लोग, ठीक है। फिर फॉर नेशनल डेवलपमेंट, अगर पिछड़े वर्गों का डेवलपमेंट होगा तो देश का भी विकास होगा, तो इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नेशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर है। बेसिकली हमें क्या जरूरत है? देयर इज अ नीड टू रिमूव द डिस्पैरिटी बिटवीन, और है ना, गैप जो है ना, उसको हमें क्या करना है? डिस्पैरिटी को रिमूव करना है या उसे रिड्यूस करना है। बेसिकली कम खत्म तो नहीं कर सकते बट रिड्यूस करना है, सो दैट कि सब मतलब एक थोड़े लेवल पर आ जाए। ये ना हो कि गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और अमीर हो रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही डिमांड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, इसका एक कारण क्या बताया है कि जो एजुकेशन की डिमांड है वो सबके लिए है। आप मतलब एजुकेशन अगर देनी है तो सबको देने की जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 को एजुकेशन दे रहे हो, 2 को छोड़ रहे हो। एजुकेशन फॉर ऑल अगर आपको करनी है तो आपको मार्जिनलाइज सेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ आ गया? सो दीज आर द पॉइंट जो हमें जरूरत होती है। इज इट क्लियर? अब ऐसे बच्चों को इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जाने चाहिए? इंसेंटिव समझ रहे हो? सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए इन बच्चों को जो भी इस कैसी कैटेगरी, क्लास, कास्ट, जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इनसे बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए? तो हाँ, यूनिफॉर्म, बुक्स। सबसे पहले यहां से शुरू कर सकते हो कि जहां 300 की आबादी है उस एरिया में एक स्कूल पहले तो खोलो। इज इट क्लियर? 300 की आबादी, 300 या 300 से ज्यादा लोग बच्चे रहते हैं जहां, वहां पर आप एक स्कूल ओपन कर सकते हो। पहली फैसिलिटी सबसे पहले तो ये जरूरी है, ठीक है। और दूसरा वही निशुल्क शिक्षा देना। निशुल्क शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन, ये दूसरी फैसिलिटी हो गई। तीसरी फैसिलिटी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना। समझ आया? पहली क्या बताई? जहां 300 की पॉपुलेशन है एक स्कूल ओपन करना है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्कूल वेयर द पॉपुलेशन इज 300 और मोर, है ना। उसके अलावा निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, उसके बाद फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म और वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। आने जाने में बच्चे को अगर कोई लेना पड़ता है कुछ, बस, रिक्शा, तो वो फैसिलिटी भी उसे मिलनी चाहिए। फिर मिड डे मील, और क्या होना चाहिए? दोपहर का भोजन, है ना। तो बच्चे को स्कूल में एक न्यूट्रिशनल डाइट मिल जाए, तो जिससे कि हर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को भेजने के लिए मोटिवेट होंगे। तो दीज आर द पॉइंट जो हमें यहाँ पर ध्यान देने हैं। कुछ इसमें कमीशंस हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, पॉइंट्स कॉमन है बट किसमें कौन से हैं वो आप देख लेना, ठीक है। माइनॉरिटीज का क्या मतलब होता है? जिनकी संख्या औरों से कम होती है कंपैरेटिवली, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक। उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? अल्पसंख्यक की कैटेगरी में। जैसे कि किसी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं तो वो माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? किनकी संख्या बहुत कम है या वो पर्टिकुलर एरिया में बस उतने ही लोग हैं तो उसे हम माइनॉरिटीज में कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बेसिक टर्म्स बता रही हूँ। पहले मैंने आपको मार्जिनलाइज सेक्शन बताया, दूसरा फिर मैंने आपको माइनॉरिटीज बताया। पहले हमने क्या डिस्कस किया है? मार्जिनलाइज सेक्शन। तो इनके जो भी फैसिलिटीज है ना, ये सब कॉमन ही है ऑलमोस्ट। तो आप एक बस इसका मीनिंग सिर्फ जो है ना वो ध्यान रखना, बाकी पॉइंट सब में कॉमन ही रहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया अभी, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। तीसरा इसमें आ जाएगा जो अगली कैटेगरी इन्होंने दी है, जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर बेसिस पर इनइक्वालिटी जो होती है, जैसे लड़कियों को घर में अपने जो पेरेंट्स हैं उनके काम में हाथ बटाना पड़ता है, या अगर भाई बहन है उनके सिबलिंग्स हैं तो उसको देखना पड़ता है छोटे भाई बहनों को, और उसे स्कूल भी नहीं भेजा जाता, और पेरेंट्स को लगता है कि इसे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इसने तो कल को घर कहीं और चले जाना है, तो वो सिर्फ पूरी जिंदगी उसकी पैसा, दहेज और ये सब चीजों में ही लगे रहते हैं। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी में आता है। और मतलब लाइक लड़के को अच्छा भोजन देना, उसको जो है स्कूल भी भेजना, उसकी जरूरत को जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी में आता है। ठीक है, तो जो जिस आधार पर आप देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंशिएशन आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या कारण है इसके जेंडर इनइक्वालिटी के। तो जैसे पहले है, पहला इसका मेजर कॉज है एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स। इसका पहला कॉज क्या है, एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स। खुद पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को कैसे पढ़ाओगे भाई तुम। मतलब अगर तुम खुद पढ़े लिखे होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जितना जरूरी लड़के को पढ़ाना है उतना ही जरूरी लड़की को भी पढ़ाना है। तो पढ़े लिखे नहीं होते ना तो कुएं के मेंढक, वो सोच विचार उसमें वो मतलब ब्रॉडनेस नहीं आ पाती है, ऑर्थोडॉक्स माइंड रह जाता है, और पुराने ट्रेडिशनल थॉट्स रह जाते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से, मतलब क्यों, क्योंकि वो खुद इलिटरेट होते हैं। पहला कारण समझ आ गया। दूसरा, कल्चरल फैक्टर्स। हमारे कल्चरल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जैसे कल्चर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, जैसे वैदिक काल से अगर आप देखोगे ना अपने कल्चर को, तो सिर्फ एक वैदिक काल में स्त्रियों की पोजीशन अच्छी होती थी, कि जैसे कोई यज्ञ होते थे, कुछ होते थे, तो वो तब तक पूरे नहीं माने जाते थे जब तक उस हस्बैंड के साथ या मेल के साथ उसकी वाइफ उस यजना में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन आज की डेट में डे बाय डे जैसे जैसे देखा, मुस्लिम पीरियड में बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन हो गई फीमेल्स की, और आगे डे बाय डे करके फिर सिचुएशन जो है वो और ज्यादा क्या होती गई है, डाउन ही होती गई है एवरी टाइम। तो ये भी एक कारण है, कल्चरल फैक्टर, जो जेंडर इनइक्वालिटी के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा इसमें इन्होंने बताया प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। अगर हम सामाजिकरण की प्रक्रिया देखें तो हमारे समाज को हमें फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे समाज में रहना है तो समाज के नियमों को मानना पड़ेगा, ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कोई चीज अगर बोली गई है समाज के हिसाब से कि ये लड़के कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती हैं, तो आप उसे फॉलो करोगे ना जिस सोसाइटी में रह रहे हो। तो वो भी कारण है रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी होती है। जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हें 6 बजे घर में आ जाना है, और लड़का रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आ रहा है, तो ठीक है लड़का है ना, कोई बात नहीं। तो ये भी तो एक कारण है ना रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, ये तो हो गए इसके कारण। अब ऐसे इसमें बताए हुए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या बताया हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो प्रभाव मतलब इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे जेंडर इनइक्वालिटी होगी तो इसका क्या नुकसान होगा, हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी या सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी से सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसके रास्ते में रुकावट है। पहले आपको जेंडर इक्वालिटी लानी पड़ेगी, तभी आप कह सकते हो जो लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता मतलब मेल के साथ साथ फीमेल्स भी, तो आप सबको आपको समान अधिकार देने पड़ेंगे, तभी आ सकता है। ठीक है, दूसरा ये और किसमें बाधा है, जैसे सोशल मतलब वही जो कहते हैं ना सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब समाजवादी व्यवस्था, इसकी वजह से वह भी उत्पन्न नहीं हो पाती, नहीं बन पाती, क्योंकि एक समाजवादी व्यवस्था जो होती है, जो सिस्टम होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण। और लोग मतलब सभी लोग, फिर वही बात आ रही है, मेल के साथ साथ फीमेल भी। अगर जेंडर इनइक्वालिटी रहेगी तो ऐसे समाजवादी समाज की व्यवस्था होना संभव नहीं है। समझ आया। ऐसे ही तीसरा कॉज, राष्ट्रीय विकास में बाधक, यानी हर्डल इन द वे ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता अगर वहां पर रहने वाले लड़के और लड़कियों का विकास ना हो पाए तो। उसी तरह से हर्डल इन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट इसमें क्या बता सकते हैं, हर्डल इन द
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब इससे कभी भी शिक्षा सार्वभौमिकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भेज ही नहीं रहे स्कूल पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे इस सपने को साकार करोगे कि सभी बच्चे पढ़े लिखे हों? तो सभी का मतलब तो लड़के के साथ साथ लड़कियां भी आ जाता है। तो अगर वो भेजेंगे नहीं गर्ल्स को, तो आप इस सपने को भी साकार नहीं। तो जब तक जेंडर इनइक्वालिटी रहेगा, तब तक आप इन सभी पॉइंट्स को फोकस नहीं कर सकते। यही उसका प्रभाव होने वाला है कि आपके कभी देश का विकास नहीं होगा, कभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना नहीं होगी, कभी भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। वो सब चीजें तभी हो सकती है जब पहले जेंडर इक्वालिटी आए, मतलब इनइक्वालिटी हटाकर और इक्वालिटी आए, सभी को समान अवसर मिले, चाहे शिक्षा के आधार पर, चाहे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के आधार पर। इज इट क्लियर? इसके बाद चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अगले कौन सी कैटेगरी आ जाती है? ये हेड मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी होती है। तो ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कहते हैं ना। तो जिसमें आपके मेंटली रिटार्डेड, बिलो एवरेज, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी आते हैं स्पेशल नीड्स में ही, है ना। तो ऐसे सभी बच्चों को इसमें हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। बैकवर्ड क्या होता है? जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक है, इसमें बैकवर्ड आ जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप में कौन से आ जाते हैं? जो शारीरिक रूप से अपंग बच्चे होते हैं, जैसे क्रिपल चाइल्ड होता है ना। तो का अस्थि भंग होती है, कोई कुछ टांग वांग टेढ़ी है जिसकी वजह से टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, ये है ही नहीं एक लेग। तो ये सब किस में आ जाते हैं? फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। जैसे कुछ सुनने का डिफेक्ट है, कोई बोलने का डिफेक्ट है, ये सब फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं। समझ में आ गया? दूसरा मेंटली रिटार्डेड, जिनका सामान्य बुद्धि, जो मानसिक बुद्धि है वो सामान्य बच्चे से कम है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो एवरेज से अबव होते हैं, जिनका मेंटल एबिलिटी उनसे ज्यादा होती है, ठीक है। सोशली हैंडीकैप मतलब जो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिनको समाज में एक दूसरे से बात करने में घबराहट होती है, हेजिटेशन फील होती है, तो ऐसे बच्चे सोशली डेविएटेड माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक कैटेगरी इन्होंने मल्टीपल हैंडीकैप की भी दी है। तो मल्टीपल मतलब जिसमें ऊपर वाले जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं स्पेशल नीड्स में। कौन कौन सी पढ़ाई है? फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, दूसरा मेंटली डेविएटेड, जिसमें गिफ्टेड, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, वो वाले बच्चे सारे आ गए, ये मेंटली डेविएटेड में आ जाता है, ठीक है। गिफ्टेड इन्होंने एक कैटेगरी अलग से दे दी है, क्योंकि मेंटली डेविएटेड में लोअर वालों को दिया हुआ है सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन। फिर सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, और लास्ट कैटेगरी में इन्होंने क्या रखा है? मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन। इस तरह से आप एक एक करके इन्हें समझा सकते हैं। क्लियर? इनके आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सब बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन, एक क्लासरूम में आप इन सब बच्चों को कैसे पहचानेंगे, जैसे टेस्ट लेकर, ऑब्जर्व करके, स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षाएं भी होती हैं, उनके द्वारा इनको पहचाना जा सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के नाम से भी क्वेश्चन वैसे अब तो इसी से ही आता है विद स्पेशल नीड, क्योंकि ऐसे बच्चों को एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहना गलत हो जाता है, बट अगर नाम वो भी आए तो आप यही आंसर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपने पढ़ने हैं सबके, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं ना। इन बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी के, ठीक है, सभी की विशेषताएं पढ़नी है, आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, किस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाए, एक अध्यापक को कौन कौन सी विधियों का ज्ञान होना चाहिए,
ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो टीचिंग मेथड्स, एजुकेशनल प्रोविजंस, सुख सुविधाएं, कौन सी इनको जरूरत है, फैसिलिटीज कौन सी जरूरत है, तो एजुकेशनल प्रोविजंस। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान कौन से होने चाहिए। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, जैसे हम ये वाली बात कर रहे हैं थोड़ा सा, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, MR चिल्ड्रन। इसमें जैसे कैटेगरी होती है, मान लो एक कैटेगरी दी हुई है 0 से 19 वाली, एक कैटेगरी जैसे इसमें दी है 20 से 49 वाली, एक दी हुई है 50 से 69 वाली, और एक दी हुई है 70 से 80 वाली। तो जैसे सबसे लोअर लेवल जो होता है ना, उसे हम इडियट कैटेगरी कहते हैं, जड़ बुद्धि। इसे क्या बोलते हैं, इडियट कैटेगरी, जड़ बुद्धि। इसके ऊपर जो होते हैं वो इम्बेसाइल, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल होता है मूट बुद्धि। कौन सी बुद्धि, हीन बुद्धि जिसको कहते हैं, हीन बुद्धि, जिसमें कम होती है, हीनता का मतलब कमी। ठीक है, हीन बुद्धि। फिर फीबल माइंडेड होते हैं, दुर्बल बुद्धि, और फिर ये जो होते हैं ये थोड़े से अब एवरेज के क्लोज होते हैं, तो इसलिए इन्हें डल और बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, डल और बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो जैसे इडियट जड़ बुद्धि, इसे मूड बुद्धि या हीन बुद्धि, इसे दुर्बल बुद्धि, और डल और बैकवर्ड मतलब जो पिछड़े बालक, इनको क्या कहा जाता है, पिछड़े बालक, मंद बालक और पिछड़े बालक। तो देखो ये 4 कैटेगरीज समझा देती हूँ, बाकी सब बुक में दिया है। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी इडियट कैटेगरी, उस बुद्धि, उस कैटेगरी को कहते हैं जो आग हवा पानी के खतरे को भी नहीं समझते, जो आग हवा पानी के खतरे को भी नहीं समझते, एंड दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड एट ऑल। जिन्हें आप कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते किसी भी तरह की, उन्हें समझा भी नहीं सकते कि तुम्हारे भाई कोई बच्चा मान लो बैठा है और वहां बाढ़ आ जाए तो वो डूब, उसे नहीं पता कि मुझे बचना है, मतलब आपको ही उसे बचाना पड़ेगा, बट वो अपने आप से खुद को बचाने में सक्षम नहीं है। मतलब उसका ब्रेन इतना भी वर्क नहीं करता कि वो उसको ये कह दे कि भाई आग लग गई है तो खुद को बचाना है तो उठ के कहीं और बैठ जाओ, मतलब वो यहां से यहां ट्रांसफर होके नहीं जा सकता खुद से। कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दे लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जिंदा हैं, ना तो उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो और ना तो उन्हें अकेला छोड़ सकते हो, और उन्हें 100% एवरी टाइम एक अटेंडेंट चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? मतलब उनका वॉशरूम वगैरह सब बेड पे ही हो जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, और वो गीले कपड़ों में तो उसी में पड़ा रहेगा, मतलब आप उसको करोगे सब कुछ चेंज तो वो हो जाएगा, उसको नहीं पता कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो इट्स इडियट कैटेगरी, समझ आ गया। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, इम्बेसाइल, 20 से 49 वाली। ये जस्ट थोड़े से 1% आप कह सकते हो स्टेप आगे होते हैं, थोड़े से ज्यादा, लेकिन ये कितने ज्यादा होते हैं वो भी समझ लो। इन्हें आग हवा पानी के खतरे से ट्रेन किया जा सकता है, बस इतने, इन्हें आग हवा पानी के खतरे से ट्रेंड किया जा सकता है। थोड़ा सा बेसिक टास्क अपने भी कराए जा सकते हैं, जैसे अपने कपड़े खुद पहन लेगा, खाना सामने दे दोगे तो खा लेगा, बट और कुछ नहीं कर सकता। आप सोचो कि कोई और काम कर देगा तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अपने रहने लायक, गुजारे लायक, जितना इसको अपने, खाना बना नहीं सकता लेकिन कोई सामने रख दे तो खा लेगा, पानी हाथ में पकड़ा दो तो पी लेगा, पॉटी में बिठा दो तो कर लेगा। लाइक कहने का मतलब दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, लेकिन इन्हें ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दें तो थोड़ा सा समझाया जा सकता है कुछ कुछ चीजों को। फिर आ जाते हैं फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड वो बच्चे होते हैं जो इनसे एक स्टेप आगे होते हैं, है ना, और इन बच्चों को आग हवा पानी के खतरे से भी ट्रेन कर सकते हैं और सेल्फ के लिए भी इनको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो इन्हें स्कूल भेज सकते हैं तो नो, नॉट एट ऑल, ये स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं ले सकता। ऐसे बच्चे अपनी जीविका पार्जन के लिए, लिवलीहुड के लिए अपनी क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा, जैसे आपने बेसिक ट्रेनिंग दे, जैसे किसी का झाड़ू पोछा लगाना, घास काटना, गाड़ी धो देना, गाड़ी साफ करना, मतलब ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, छोटा सा पौधा लगा दो भाई तुम, मतलब ऐसे बेसिक जो काम होते हैं छोटे छोटे वाले, तो इनको अगर ट्रेनिंग दे सकते हो तो अपने कपड़े पहनना, आग हवा पानी के खतरे को समझना, वहां तक ये कर लिया,
लेकिन इन्हें थोड़ा सा कुर्सी बुनना, हल्का ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं, बागवानी करना, चौकीदार बना के बस बिठा देना एक जगह, तो ऐसे काम ये कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को फीबल माइंडेड कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब फीबल माइंडेड को इस तरह से इतना ट्रेन किया जा सकता है। फिर आती है लास्ट कैटेगरी जो एवरेज के जस्ट पहले होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डल और बैकवर्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों को आप स्कूल में तो भेज देते हो, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे बच्चों को जब पढ़ाते समय हम तरीके यूज करते हैं ना, अच्छा ये बताया गया फीबल माइंडेड जो बच्चे होते हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिनको अगर पढ़ाओगे ना, तो अगर आप इन्हें पढ़ा भी दोगे तो दूसरी क्लास, चौथी क्लास, ज्यादा से ज्यादा हद से हद 5वीं क्लास तक पढ़ पाते हैं। फीबल माइंडेड में वो कैटेगरी है जो 5वीं क्लास तक मैक्सिमम पढ़ सकती है, इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। और जो डल और बैकवर्ड चिल्ड्रन है, ये थोड़ा सा एक स्टेप और आगे थे, तो आप इनको स्पेशल मेथड यूज कर सकते हो। जैसे जो नॉर्मल बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो इन्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा समझाना पड़ेगा, तो वो सब तरीके से आप इनको पढ़ा सकते हो। तो आई होप सो ये पूरा पार्ट समझ में आ गया। फिर वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन और प्रोविजन, फैसिलिटीज इनको कैसे मिलनी चाहिए, वो सब आप यहाँ पढ़ लेंगे। अंडर अचीवर चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो किसी एक विषय में या सभी विषयों में उतने मार्क्स नहीं ले पाते या उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते जितना कि नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं। ऐसे बालकों को क्या बोलते हैं? अंडर अचीवर चिल्ड्रन। ठीक है। अल्प उपलब्धि बालक। स्लो लर्नर्स कौन होते हैं? धीमी गति से पढ़ने वाले। ठीक है, इसी में हम कैटेगरीज कर रहे थे ना, तो इसी में और कौन सी कैटेगरी है? स्लो लर्नर। इसी में कैटेगरी कौन सी है? स्लो लर्नर, अंडर अचीवर्स। ठीक है, कम उपलब्धि वाले बालक। वही इनकी भी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, इनके कॉजेस क्या क्या होते हैं, ऐसा बनने के कारण। ठीक है, ये सब चीजें आपने यहाँ पे करनी है। आइडेंटिफिकेशन तो जरूर कर लेना। फिर एजुकेशन, वही एजुकेशनल प्रोविजंस, आप उन्हें क्या किस प्रकार की शिक्षा देंगे। जैसे ऐसे बच्चों के लिए क्या हो सकता है जो मेंटली रिटार्डेड या स्लो लर्नर है, इनका आप टाइम टेबल में जो पीरियड है वो छोटा रखो, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते। उसमें आसान चीजें हों, चैप्टर छोटे छोटे हों, पेपर का ड्यूरेशन भी लंबा ना हो, पीरियड्स का भी ड्यूरेशन लंबा ना हो, करिकुलम भी कम हो, इजी टास्क, इजी एक्टिविटीज हो करवाने के लिए। बहुत ज्यादा टिपिकल मेथड यूज क्लास में नहीं कर सकते ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए। और ऐसे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है। मतलब आप सब बच्चों को एक साथ अगर पढ़ाना है तो कम हो स्ट्रेंथ, मतलब 20 बच्चे, 25 बच्चे, तभी आप एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हो। फिर विजन, डिफेक्टिव विजन, जिनको दिखाई नहीं देता है ना, हियरिंग डिफेक्ट, ये सब आपके फिजिकल वाले में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अब आ जाती है एक अगली कैटेगरी डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन की। कौन सी आ जाती है? डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, बाल अपराध, बाल अपराधी बच्चे। डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन क्या होते हैं? बाल अपराधी बच्चे। तो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन में क्या आ जाता है? ये वो बालक होते हैं जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन वो ऐसी क्रियाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं जिन्हें कानून की दृष्टि में अपराध माना गया है। तो जब कोई छोटा बालक कोई ऐसी क्रिया कर जाता है, जैसे 12 साल से ज्यादा का हो गया, चाइल्डहुड स्टेज का हो गया, और वो एडोलेसेंट वाली अभी कैटेगरी में नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो आपके जो है 18 साल से कम के हैं, 12 साल से ज्यादा के हैं। तो ऐसे बच्चे कोई ऐसी क्रियाओं में इन्वॉल्व हो गए हैं जिन्हें कानून की दृष्टि में गलत माना गया, जैसे मारपीट करना, चोरी चकारी करना, खून कर देना, स्मगलिंग करना, टॉक्सिक आइटम्स लेने लग जाना या बेचने लग जाना, वट एवर इट इज। तो ये सब किस में आ जाता है? रेप्स करना, वो सब चीजें। ठीक है, सीरियल किलर्स बन जाना कभी कभी, और भी कुछ, मतलब जितना मेजर हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम किस में कह देते हैं? डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। लेकिन उनकी आयु सिर्फ क्या होती है? 18 साल से कम होती है, इसीलिए इन्हें चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में रखा है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, इन बच्चों के कारण क्या क्या होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब आप यहाँ पर बताएंगे। देखो, इनके जो एजुकेशनल प्रोविजंस है ना, उसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं।
इनके एजुकेशनल प्रोविजंस में कितनी कैटेगरीज हैं? 2। एक कैटेगरी होती है ऐसे बच्चे बने ही ना, एक सजेशन तो कौन से पॉइंट्स में है कि ये बने ही ना, उसके लिए क्या करो। और दूसरी कैटेगरी वो बताई गई है जिसमें बन तो गया, अब क्या करें, अब उसे कैसे दूर करें। तो इसमें कितनी तरह से आप आंसर बताओगे? 2 तरह से। पहले तो मेजर्स टू प्रिवेंट, पहला इसमें क्या है? प्रिवेंट मतलब बचाव, कि वो बने ही ना, ऐसा बच्चा ही ना हो जो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन बने। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। और दूसरा भी आ जाता है क्यूरेटिव, क्यूरेशन। दूसरे वेज कौन से है? मेजर्स ऑफ क्यूरेशन, क्योर करना, मतलब अब हो गया है तो अब उसे ट्रीटमेंट देना है, क्योर करना है उसे। तो वो कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हो जाते हैं? क्यूरेटिव। इसके लिए आप क्या करोगे? पेरेंट्स को एजुकेट करोगे, साइको एजुकेशन दोगे, और इसके अलावा स्कूल में टीचर्स को बताओगे, टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीजें बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, बच्चे के माहौल पे ध्यान रखेंगे, वो सब प्रिवेंशन में आते हैं। और क्यूरेटिव में क्या जाता है? सुधार गृह होते हैं ना, कोई चीज बच्चे की छुड़वानी है, मान लो लत लग गई है, तो आप उसे सुधार गृह में भेज सकते हो, है ना, ऐसे करके। कोई ज्यादा सीवियर है तो जेल्स भी और भी तरह की बनी हुई हैं, तो वो सब चीजें। या कोई अगर हेल्प की जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प लो। तो ये सब तरीकों से आप उन्हें क्या कर सकते हो? कोई मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन दो, योगा करवाना है रेगुलर बेसिस पर, कोई उसे फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, तो उन सब चीजों से आप उसे क्योर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये सब वेज आपने यहाँ पढ़ने हैं। पहले कौन से वेज हैं? प्रिवेंटिव वेज, और दूसरे क्यूरेटिव वेज। समझ आ गया जी? फिर उन्होंने बाद में फिर रिपीट कर दिया है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमने कर लिया। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव का भी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स। ठीक है, ये सब चीजें आपने यहाँ पर पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव्स इसके, इसके बाद आता है पेडागोजिकल कंसर्न्स इन इंडियन इंक्लूसिव एजुकेशन। पेडागोजिकल कंसर्न्स इन इंडियन क्लासरूम भी लिख सकते हो। हमारे भारतीय कक्षा में किस तरह के पेडागोजिकल कंसर्न्स चलते हैं, जो किससे रिलेटेड है? हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम से। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन क्लासरूम, मतलब कौन सा क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर शिक्षा दे सकते हो? तो वो तरीके यहाँ बताए गए हैं। तो जैसे पहला, ये एक शॉर्ट नोट इनमें से 100% पेपर में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहला भी है इसका होल क्लास टीचिंग। पहला तरीका इसमें क्या है? इंडियन क्लासरूम, अगर आपने इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है तो उसका पहला वे क्या है? होल क्लास टीचिंग, संपूर्ण कक्षा शिक्षण। एक विधि है संपूर्ण कक्षा शिक्षण, जैसे सारे के सारे बच्चे एक साथ अध्यापक पढ़ाए, सभी को उस क्लास में बिठाया जाए और सबकी जरूरतों को ध्यान रखा जाए, सबका टेस्ट लिया जाए, सबको एक साथ सिखाया जाए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो स्पेशल एजुकेटर सबको हेल्प कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सभी के लिए सब कुछ है। तो ऐसी क्लासरूम को क्या बोलते हैं? होल क्लास टीचिंग। ठीक है। दूसरा वे इसमें आता है कोलैबोरेटिव टीचिंग। दूसरा वे क्या है? इंक्लूसिव पैटर्न के अंदर दूसरा वे क्या है? कोलैबोरेटिव टीचिंग। कोलैबोरेशन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे टीचर्स है ना, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, और जैसे एक क्लास में पढ़ाने के लिए आए हैं तो वो क्या करेंगे कि साथ, मतलब टीमें आएंगी पढ़ाने के लिए,
एक टीचर नहीं होगा उस क्लास में, क्या होगा, एक से ज्यादा टीचर्स एक साथ पढ़ाने आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग। जैसे कि अगर एक टीचर बोल रहा है तो मान लो कोई अंधे बच्चों का है या गूंगे बच्चों का टीचर है, तो वो साथ में क्या कर रहा है, एक्शंस करके दिखा रहा है, तो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं कि जो बोलने वाला है वो क्या बोल रहा है, उसे सुन पा रहे हैं एक्शंस के जरिए, तो यह समझ पा रहे हैं। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग में ग्रुप ऑफ टीचर्स पढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं। तीसरा आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा बेस में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या हो जाता है हमारा, जहां पर आप एक्टिविटी कोई ना कोई लर्निंग बाय डूइंग से कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो, तो सब तरह के बच्चों को इन्वॉल्व करते हो और सबको मैक्सिमम डेवलप करते हो, ठीक है। ये होता है, इसमें एक होता है पीयर ट्यूटोरिंग। एक वे क्या होता है इसमें, पीयर होते हैं आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी, पीयर ट्यूटोरिंग मतलब पीयर से ट्यूटोरियल दिलवाना। जैसे एक बच्चा मान लो कम इंटेलिजेंट है, जिसे समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और एक बच्चा जिसे सब समझ में आया हुआ है, तो आपने क्या किया, दोनों को पेयरिंग कर दिया। तो क्या कहा, उस जो जिसको सब समझ आया हुआ उसको आपने कहा कि जिसको नहीं आया हुआ उसको पढ़ा दो, उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, तो इट्स कॉल्ड एज पीयर ट्यूटोरिंग। एक ये भी वे है जिससे आप इंक्लूसिव पैटर्न को सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिसमें एक से एक को शिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 1-to-1 टीचिंग, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा और एक कम इंटेलिजेंट, तो दोनों को एक साथ यहाँ पर बिठा देते हैं और एक उस दूसरे को सिखाता है। फिर आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका एक वे क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम का मतलब मिलकर सीखना। सहकारी अधिगम का मतलब क्या है, मिलकर सीखना। तो मिलकर सीखना मतलब जैसे ग्रुप में सब एक दूसरे से सीखते हैं ना, आप कोई ग्रुप एक्टिविटी दो और सब बच्चे ग्रुप में ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अपने ग्रुप को जिताने के लिए, तो ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग में और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या फर्क होता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग में टीचर्स का ग्रुप पढ़ाने आता है और कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं और वो मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। समझ आ गया। और पीयर ट्यूटोरिंग में एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक कम इंटेलिजेंट है और वो उसको सिखा रहे हैं। सब समझ में आ गया जी। अगला क्वेश्चन फिर हमारा आता है अब करिकुलम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, करिकुलम से आप क्या समझते हैं। तो करिकुलम में जो कनिंघम की डेफिनेशन पड़ी हुई है ना, वो डेफिनेशन करिकुलम में कर लेना। करिकुलम का मतलब ये क्यूरर से निकला है, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में किया था, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस वे, है ना। तो जिस पर हम दौड़ते हैं, तो कहने का मतलब बच्चा चलता है तो वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है विद इन टाइम। तो करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब टीचर, टू माउल्ड हिज मटेरियल यानी प्यूपिल्स, अपने बच्चों को जहां पर वो मटेरियल यानी प्यूपिल्स को वो माउल्ड करता है, और अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, कहाँ पे, इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो किसे कहा गया है, विद्यालय को। तो ये चीज इन्होंने डिफाइन करी है करिकुलम के लिए, ठीक है। करिकुलम एक टूल होता है टीचर के पास, जिससे वो अपने मटेरियल मतलब विद्यार्थियों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में और जो है डेवलप करता है। तो दिस इज कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एक क्वेश्चन आपने इसमें व्हाट इज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है ना। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों की प्रोग्रेस को स्टडी करना, बच्चों की प्रोग्रेस को देखना, कंपेयर करना, एनालाइज करना, तो वही हमारा इवैल्यूएशन होता है। इसमें आप वही असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सीसीई, सारे पैटर्न्स बता दोगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब आप इसमें बताएंगे, ठीक है।
एक अच्छे इवैल्यूएशन में विशेषताएं क्या क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन, इसमें और क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन, एक अच्छे मूल्यांकन में विशेषताएं क्या क्या होती हैं? क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ये 5 विशेषताएं तो मुख्य विशेषताएं हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की 5 ये विशेषताएं जरूर होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? जैसे वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाए वो उस उद्देश्य को फुलफिल करता हो। एक सही मूल्यांकन, अच्छा मूल्यांकन कौन सा होता है? जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया हो, क्या वो उसको मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीज देख पाना, उसे हम बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है? इज इट मेजर्स फॉर व्हाट इट इज टू बी मेजर्ड, जिसके लिए इसको मेजर करना है, क्या ये वो मेजर कर रहे हैं, तो वो आपका वैलिडिटी, तब वो ऐसा टेस्ट वैलिड है। जैसे मान लो पर्सनालिटी को मेजर करना है, तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट दो, क्रिएटिविटी को मेजर करना है तो क्रिएटिविटी टेस्ट दो, पर्सनालिटी को मेजर करना है तो पर्सनालिटी टेस्ट दो। जिस उद्देश्य के लिए हो उसी उद्देश्य से संबंधित टेस्ट और एग्जाम होना चाहिए। ठीक है? दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी उसे जिस भी समय चेक करे, एसेस करे, बट मार्क्स सेम आए। वो पर्सनल बायसनेस के आधार पर मार्क्स बदल ना जाए। जैसे मुझे ये आंसर मतलब अच्छा लग रहा है तो मैंने 10 में से 8 नंबर दे दिए, बट दूसरे टीचर ने 10 में से 7.5 दे दिए, किसी ने 10 में से 6 दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न का एक उत्तर हो। एक अच्छा पेपर ऑब्जेक्टिव कब होता है? जब एक प्रश्न का एक उत्तर होना चाहिए। ठीक है? जैसे आप पढ़ते हो ना ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ताजमहल कहाँ है, तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर परफेक्ट है, एक ही आंसर है, आप इस आंसर को बदल नहीं सकते, फैक्चुअल आंसर है, फैक्ट बेस्ड आंसर है, तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। ठीक है? फिर उसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी, जो अलग अलग तरह के बच्चों को कैटेगराइज कर पाए, बता पाए कि ये अबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, इसकी नीड ये है, इसकी नीड ये है, उन सब चीजों को वो पहचान सके। और इसके अलावा वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी उसमें परीक्षा में जो भी कुछ पूछा जा रहा है, जो भी कुछ दिया जा रहा है, वो डिटेल हो, सब कुछ कवर हो रहा हो, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हो, तो ऐसे टेस्ट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। तो समझ में आया एक अच्छे गुड इवैल्यूएशन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है? अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं बताया ना सबको? अचीवमेंट टेस्ट पे भी शॉर्ट नोट करना है आपने। उपलब्धि परीक्षण, जिसमें एक विषय या एक से ज्यादा विषयों में बच्चे ने कितने मार्क्स गेन करे, क्या अचीव किया, तो वही देखने के लिए हम उसका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक अच्छा टेस्ट स्टैंडर्डाइज होने का मतलब होता है कि उसमें ये 5 नियम फुलफिल होते हो। वो अच्छा वैलिड हो, वो अच्छा रिलायबल हो, वो अच्छा ऑब्जेक्टिव हो, अच्छे डिफरेंशिएबिलिटी हो और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव हो, तो आप कहेंगे कि वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, जिसे ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो सेम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ठीक है? सबके लिए एक जैसा होता है, पर्सनल बायसनेस से फ्री होता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग, एक शॉर्ट नोट हमने किस पे करना है? डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं निदानात्मक परीक्षण, और इसे बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण।
निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब क्या है? निदानात्मक मतलब कुछ सर्च करना, ढूंढना। क्या ढूंढना? बच्चे की वीकनेसेस को, कमियों को, कमजोरियों को, परेशानियों को, उनके कारणों को ढूंढना। तो ये सब किस में आ जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। इन टेस्ट को इसलिए नहीं दिया जाता बच्चों को करने के लिए कि आप उनको मार्क्स दे सको, बल्कि इन टेस्ट को इसलिए दिया जाता है बच्चों को ताकि आप उनकी कमियों को फाइंड आउट कर सको, कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम एरियाज को लोकेट कर सको और उनके कारणों को ढूंढ सको कि भाई क्यों ये गलतियां वो बार बार कर रहे हैं। तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है वो जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के उपाय, उपचार। समझ आया? इसलिए से क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हो ताकि बच्चा उस प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट ना करे। तो उपचार में उसको रेमेडी दी जाती है। क्लियर? इसके साथ ही आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई सारी। और 5th यूनिट आप खुद पढ़ेंगे जिसमें पीस, प्रोग्रेस, हार्मोनी, शांति से संबंधित है। क्या होती है पीस का मतलब क्या है, और मेडिटेशन इससे कैसे कनेक्टेड है, आपके अष्टांग योग कैसे कनेक्टेड है, वो सब 3-4 चीजें इस यूनिट में करनी है बस। ठीक है? क्या क्या करोगे? पीस, हार्मोनी और प्रोग्रेस में क्या रिलेशन होता है, पहला। दूसरा, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पढ़ना है आपको, और इसको 8 फोल्डेड पाथ। ठीक है? 8 फोल्डेड पाथ, अष्टांग योग, वो पढ़ने हैं आपने। फिर ग्रुप डायनामिक्स का क्या अर्थ होता है, इस पे शॉर्ट नोट आएगा। ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं? अच्छा बताओ, ग्रुप डायनामिक्स के बारे में किसको पता है? कुछ पढ़ा हुआ है पहले? पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, लेकिन अभी पता कितना है वो बताओ। वो तो सब पीस, ये सब चीजें तो आप पढ़ सकते हो। ग्रुप डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। इसे हिंदी में बोलते हैं समूह गतिकी। समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स, कुछ पता है इसके बारे में? ये कॉन्सेप्ट 1945 में कुर्ट ल्यूएन लेकर आए थे। 1945 में कौन लेकर आए थे? कुर्ट ल्यूएन। अगर आप इस शब्द को एनालाइज करो तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, और डायनामिक्स मतलब चेंजेस। ठीक है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? टू स्टडी द चेंजेस, जिन्हें हम फोर्सेस भी कहते हैं, दोज फोर्सेस which occurred in the group, जो समूह में परिवर्तन आते हैं, ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कि हो सकता है कि अगर ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो ग्रुप टूट भी जाएगा। तो इन फोर्सेस को स्टडी करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि वो ग्रुप अपना उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया था, कि कम से कम वो उद्देश्य तो फुलफिल हो जाए, उसके बाद भले ही वो टूट जाए। तो इसलिए इन ग्रुप डायनामिक्स को स्टडी किया जाता है। समझ में आया ग्रुप डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? जैसे सबसे पहली बार इसे ना क्रिकेट मैच के लिए इंडिया में यूज किया गया था। तो जो कैप्टन है उसने कैसे अपनी टीम को जिताने के लिए, और सब लोगों के आपसी व्यवहार जो एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसको उसने एक कॉमन एम में अच्छी मतलब वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, सबको सहमत कर लिया कि हमें जीतना है बस इस बार। अपने पर्सनल जो गुस्से हैं, जो भी कुछ है, वो थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो। तो उसने कैसे समझाया और कितना अच्छा करवाया जिससे कि वो टीम का जो कैप्टन था उसने टीम को जिता दिया। तो इसका मतलब ये स्टडी, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। एक अध्यापक को इसे पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और समूह में उनमें आपसी टकराव रहते हैं, और वो टकराव ना हो और जिस उद्देश्य के लिए उस ग्रुप को बनाया गया कम से कम वो उद्देश्य फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए देयर इज अ नीड टू स्टडी दोज चेंजेस और फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द ग्रुप्स। ठीक है? और विच अकर्ड इन द ग्रुप, जो उस ग्रुप में होते हैं बदलाव, या जिनका उस समूह पर, उस ग्रुप पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है,
उन फोर्सेस को, उन परिवर्तनों को अध्ययन करना ग्रुप डायनामिक्स के अंडर आता है। समझ आया? इनके बेसिक एजम्पशंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन साथ में आप पढ़ लेना, ठीक है? ये मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। और इसमें क्या पढ़ोगे? बेसिक एजम्पशंस, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ये सब चीजें आपने पढ़नी है। फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सबने पढ़ा हुआ है ना। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो अगला क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ना है? कम्युनिकेशन। संचार से आप क्या समझते हो? तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वो किससे डराइव हुआ है? कम्युनिस्ट से। किससे डराइव हुआ है? कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? टू मेक कॉमन। हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जो कॉमनली शेयर करते हैं, जिसमें कि आप जो बात आप कहना चाह रहे हो अगला व्यक्ति भी वही समझ रहा है, वही सुन रहा है, तो इसीलिए इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। सो शेयरिंग ऑफ आइडियाज विद ईच अदर, उसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं। गिव एंड टेक ऑफ मैसेजेस, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है ना। सो इसका मतलब क्या होता है? To give and take messages, to share ideas, in which two parties are involved. One is the sender and one is the receiver. समझ आया? तो ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन में अप्लाई होती है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लैंग्वेज का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल में हम जेस्चर्स और पोस्चर्स, आई मूवमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, इनका यूज करते हैं। और दूसरा फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है हमारा? होती है जिनको फॉलो करते हैं, जैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट फॉर्मल होता है, वहां पर जो टीचर कम्युनिकेट करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और इनफॉर्मल में जो कहीं भी किसी से भी बात कर रहे हैं वो क्या है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, थोड़ा सा ओन विश, ओन डिजायर पर बेस्ड है, तो उसे नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कम्युनिकेशन किस बेसिस पर? ऑन द basis of number of individuals। जैसे एक 1 to 1, एक 1 to many, है ना, हो सकती है ना। 1 to 1 में एक सेंडर और एक रिसीवर होगा, और 1 to many में एक सेंडर बट रिसीवर बहुत सारे। जैसे एक पिता अपने पूरे परिवार को कोई कॉमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये किसमें आएगा? 1 to many। ग्रुप हार्मनी क्या होता है ये पढ़ेंगे सब। ग्रुप हार्मनी मतलब एक दूसरे से मिलकर बंध के रहना, प्रेम से रहना, उसे ग्रुप हार्मोनी, एक रूपता के साथ रहना। और फिर डिसहार्मनी के क्या कारण होते हैं, क्यों टकराव होते हैं आपस में, वो सब चीजें आपने बतानी है। ठीक है जी, ग्रुप हार्मनी और डिसहार्मनी ये भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमने? ग्रुप हार्मनी और डिसहार्मनी। ये हमारी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो गई, सेल्फ वाली। ठीक है, ओवरव्यू जो मैंने उससे ज्यादा ही आप लोगों को बता दिया है, तो बाकी एक बार इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट कवर्ड। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश का भी बताऊंगी। कर दूं शुरू? कुछ इसमें से कोई कुछ रह वह तो नहीं गया ना? कोई हो गया पूरा? ठीक है,
लास्ट टाइम मैंने ना इसकी 2 यूनिट्स आप लोगों को खत्म करा दी थी। इंग्लिश है ना? अच्छा दोनों, अच्छा तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये सारा आपके में भी है। हाँ हाँ उसमें भी आएगा। अब जैसे यूनिट 3 आ जाए हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अच्छा नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपनी मैथ्स वाली भी बुक लाएंगे। और मैथ्स किसका है क्लास में? आपका है, और आपका नहीं है, तो इंग्लिश एक तो आप खत्म हो जाएगा, तो मैथ्स जिसका है वो आ सकते हो फिर क्लास में। तो मैथ्स में पैडागोजिकल इश्यूज जो हैं वो भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू एक आप लोगों को दे दूंगी। फिर और क्या बचा? एसएसटी। अच्छा तो ईवीएस तो सर ही कराएंगे, मेरे साथ मैथ्स और इंग्लिश चलेगा। योगा एजुकेशन कोई भी करा देगा, वो तो वैसे कॉमन ही है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। योगा में कुछ नहीं है, सब बाकी सब हो गया ना कवर। अच्छा तो आप एक बार ग्रुप में बोल देना, इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो आए तो क्लास हो जाएगी, नहीं आएंगे तो नहीं होगी। और कोई हुआ ही रहता ही नहीं ना, सारे कवर हो गए, कंप्लीट हो गए सारे। तो आप देखो सारे कंप्लीट हो गए। संस्कृत के सर आपको एक क्लास आएंगे, नहीं सर बोल रहे थे मैं दे दूंगा, तो लास्ट में किस में? नहीं बेटा एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। चलिए अभी क्लास कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो रह जाएगा ना वो बाद में बात कर लेते हैं। देखिए जी टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूनिट 3, हमने फर्स्ट और सेकंड पिछली क्लास में करी थी, आज हम थर्ड फोर्थ और वैसे टोटल 5 हैं इसमें, तो देखती हूँ मतलब एक आधा कुछ बचेगा तो फिर वो अगली क्लास में ले लेंगे, बाकी अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो था मुझे ये था कि पहले मैं वो वाली बुक खत्म कर दूं, आज मैंने इसलिए अच्छे से टाइम लगा के पहले उसे कवर करवाया है, क्योंकि 2 आवर्स की क्लास थी तो मैंने कहा कवर उसको अच्छे से करवा देती हूँ एक बार। अब देखो इधर, इसमें ना आपका पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेक्स्ट बुक क्या होती है और रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश। टेक्स्ट बुक समझते हो ना? जो भी प्रिंटेड फॉर्म होती है, मटेरियल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बुक बोलते हैं। और ये जो है आप इसे अ टीचर इन प्रिंट कह सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे बता सकते हो? अ टीचर इन प्रिंट। अगर कोई आपसे कहे कि किताब को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ शब्दों में, तो आप क्या कह सकते हो? अ टीचर इन प्रिंट। एक ऐसा अध्यापक जो प्रिंटेड फॉर्म में है, मतलब ये वो टीचर है जो आपको हर जगह, आप किताब खोलो, पढ़ना शुरू करो और आपको समझ आना शुरू हो जाता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? अ टीचर इन प्रिंट। समझ आई अपनी भाषा? तो आप ऐसे टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि किताबों का यूज इंग्लिश में क्या होता है, क्या फायदा है इंग्लिश पढ़ाने में किताब का। तो पहला हेल्पिंग द टीचर, पहला फायदा इसका किसको होता है? टीचर को मदद करता है। टीचर को पता लगता है कि मैंने किताब में से कितना पढ़ा लिया है और कितना लेफ्ट है, तो पहला फायदा टीचर को। दूसरा हेल्पिंग द प्यूपिल्स, बच्चों को भी फायदा होता है, बच्चे को भी पता होता है क्लास में कितना कवर हो गया और कितना रहता है, तो वो बच्चे को पता रहता है किताब में से। अब घर में जाते हैं तो अपना सेल्फ टीचिंग, खुद मुझे अपने आप को पढ़ाना है तो किताब से ही मैं पढ़ूंगी, अपने आप को किताब से ही डेवलप करूंगी, तो उसके लिए भी ये है। फिर प्रोवाइड लॉजिकल मटेरियल, इट्स अ लॉजिकल मटेरियल। टेक्स्ट बुक एक तरह का क्या है?
लॉजिकल मटेरियल जहां हर पॉइंट के लिए एक लॉजिक अवेलेबल होता है किताब के अंदर, आप उसे पढ़ो, समझ आएगा। पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे वो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड, एक अच्छे लेवल पर ये यूनिफॉर्मिटी को भी श्योर करता है कि आपको कहीं ऐसा नहीं कि कुछ अलग बदला हुआ मिल जाएगा, सब जगह पर सिमिलर चीजों को फॉलो किया जाता है। तो ये आपको श्योरिटी दी जाती है इसके अंदर एक अच्छी टेक्स्ट बुक के अंदर। इसके अलावा प्रोवाइड बेसिस फॉर बोथ टीचर एंड प्यूपिल्स, ये टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों को एक बेस प्रोवाइड करता है कि उन्हें ये पता होता है हमें कहाँ से शुरू करना है और बच्चे को कहाँ तक लेकर जाना है, तो वो चीज इसमें श्योर होती है। समझ आया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टेक्स्ट बुक एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। ठीक है, आगे इसमें आता है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी इंग्लिश की किताब आप मार्केट से लेने जा रहे हो, इसका क्या बेस हो सकता है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, आप किस आधार पर उसे चुनोगे खरीदने जब जाओगे। तो पहला देखो पर्पस ऑफ टीचिंग, उद्देश्य क्या है। अगर आप 5th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, तो उसी क्लास के लिए बुक लोगे ना, ये थोड़ी है फर्स्ट क्लास की बुक लेकर आ जाओगे। तो जो आपका पर्पस है टीचिंग का, उसी के आधार पर पहला तो किताब खरीदोगे। समझ आया? पर्पस ऑफ टीचिंग। दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड, वो किताब कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि आजकल क्लासरूम भी कैसे होते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो आप किताब भी कौन सी लो जो बच्चे की समझ में आए, जिसमें वो शब्द वो वोकैबुलरी हो बच्चे को समझ में आ रही हो, वो एग्जाम्पल्स हो जो बच्चा आसानी से कर सके, तो ऐसी बुक लेकर आओ। ठीक है। तीसरा क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अरेंजमेंट, जिसमें क्लियर अपने आप में एक्सप्लेन करने वाले एक्सप्लेनेशंस हो। किसी मतलब ये नहीं कि किताब को पढ़ते समय भी आपको 10 लोगों की जरूरत पड़ रही है। भाई किताब का मतलब तो ये होता है कि अब टीचर ने समझा दिया, अब आप किताब से पढ़ रहे हो, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ये ना हो किताब पढ़ने के बाद कोई नई तरह की डिफिकल्टी सामने आ गई, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक अच्छी किताब मतलब जो सेल्फ टीचिंग पर बेस्ड हो, जो आपको खुद पढ़ा सके। एक अच्छी किताब कैसी होनी चाहिए, ओपन अप। ओपन अप मतलब जहां पर हर विचार को खुले रूप से बताया गया हो, इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके बताया गया हो, ऐसी बुक होनी चाहिए। लैंग्वेज सुटेबल, जिसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, बहुत ज्यादा आसान ना हो। तो एज पर द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, एज पर द एज ऑफ द रीडर, जो पढ़ने वाले की एज के अकॉर्डिंगली हो, जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हो, जिसमें जो लिखे हुए शब्द हैं वो उसकी कैपेबिलिटी के साथ मैच करते हो, तो ऐसी अच्छी बुक होनी चाहिए। ठीक है। एक अच्छी बुक में और क्या विशेषता, वेल इलस्ट्रेटेड, उसमें इलस्ट्रेशंस हो, गुड एग्जांपल्स हो पढ़ाने के लिए, और सिंपल, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव हो। आप सारी किताबों में से कोई ये किताब क्यों सिलेक्ट करते हो कि वो आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ने का, ये लेने का मुझे फायदा है, तो वो थोड़ा सा कैसी होती है बुक, औरों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, औरों से ज्यादा बेस्ट लगती है। उसके अलावा अप टू डेट होनी चाहिए, लेटेस्ट सब कुछ इंक्लूड हो, प्राइस उसका सुटेबल होना चाहिए, और वो आप टीचर के लिए लेसन प्लान भी बनाने में हेल्प करे। तो अच्छी किताब में ये सब विशेषताएं होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड था। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हो जाता है आपका, शॉर्ट नोट लिखना है राइम, स्टोरीज और नोट सॉन्ग्स पर। तो ये चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, चिल्ड्रन लिटरेचर। चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या आ जाते हैं, राइम्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। तो ये चिल्ड्रन लिटरेचर में आ जाते हैं। हमें क्यों ये सब चीजें पढ़ानी चाहिए, इनको पढ़ाने से क्या फायदा होता है, इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। एक तो ये क्या इम्प्रूव करते हैं,
बच्चे को शब्द बोलने आते हैं, है ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। फिर क्या इंप्रूव होती है? और क्या इंप्रूव होता है? देखो, वोकैब्युलरी। और क्या इंप्रूव होता है? वोकैब्युलरी, शब्दकोश विकसित होता है, बच्चे को वर्ड मीनिंग समझ में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे बिकम कॉन्फिडेंट स्पीकर। वो क्या बनते हैं? कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाते हैं बच्चे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है तीसरा पार्ट ऑफ द यूनिट। ये सेकंड क्वेश्चन था ना। थर्ड क्वेश्चन इज LSRW स्किल्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? LSRW स्किल्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लीज आस्क। समझ आ गया सबको? नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इनके ऊपर आपने शॉर्ट नोट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे ऑडियो सेंस से रिलेटेड है। लिसनिंग का मतलब क्या है? ऑडियो सेंस से जब समवन कोई कुछ बोलता है तो हमारे कान कुछ सुनते हैं। तो इट्स एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी ऑफ किसकी होती है? ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग। किसकी होती है ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी? स्पीकिंग की होती है। मतलब कोई बोलता है तो ही कोई सुनता है, अगर कोई बोले ना तो कोई सुनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आप बता सकते हो। लिसनिंग स्किल में आपका पैसिव एक्टिविटी होती है, ये सिर्फ हम चुपचाप सुन रहे होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज इसमें मीनिंग में बता सकते हो। फिर कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग। कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग। एक अच्छी लिसनिंग के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो जैसे क्या क्या विशेषताएं होती है एक अच्छी लिसनिंग के लिए? ऑडिबल सेंस, ऑडियो सेंस ऑफ द पर्सन शुड बी नॉर्मल। अगर तुम्हें किसी जो बच्चा है क्लास में बैठा है उसे सुनाई ही नहीं देगा, या वो बहरा बच्चा है, तो क्या आप ये क्लास कर सकते हो उसके साथ? आप उसे कुछ बोल सकते हो? जो उसे सुनाई ही नहीं देगा तो बोलने का फायदा नहीं होगा। तो ऑडियो सेंस नॉर्मल होना चाहिए। क्लास में सेंसिबल टॉक्स होने चाहिए जो सबको समझ में आए। लैंग्वेज एज पर द मेंटल लेवल ऑफ चाइल्ड होना चाहिए। अगर लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, जैसे मान लो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लेकिन जर्मन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बच्चे को तो जर्मन नहीं आती, तो वो हिंदी को भी नहीं समझ पाएगा। क्लियर? तो वो लैंग्वेज यूज करो जो उसको समझ में आती है। और बच्चे अटेंटिव होने चाहिए ऐसे क्लासरूम में। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान देने वाले। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें समझ भी नहीं आएगा। इसके एम्स और प्रिंसिपल्स भी कर लेना। ठीक है, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। अगला शॉर्ट नोट हमारा आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिड्यूसिंग द टीचर्स टॉक टाइम इन द क्लासरूम एंड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्सेस। फोर्थ क्वेश्चन है रिड्यूसिंग टीचर्स टॉक टाइम। टीचर्स टॉक टाइम का मतलब क्या होता है? क्लास में जैसे पूरे टाइम टीचर को ही तो बोलना होता है, तो अभी डे बाय डे जो नए क्लासरूम्स है वहां पर ये चीज डिनाई की जा रही है कि टीचर सारा समय बोलता रहे। तो टीचर को बोलने की बजाय बुलवाना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना है, फिजिकल रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, ना कि बोलना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे तो बच्चा सिर्फ चुपचाप सुनता रहेगा। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है कि आपको उसको मतलब उतना एक्सप्लेन करने के बजाय एक्टिविटी करवानी है, पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये चीज यहाँ पर आपने बतानी है सारी। ठीक है,
लिसनिंग स्किल में डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आपने करने हैं लिसनिंग से रिलेटेड। फिर आ जाता है हमारा स्पीकिंग स्किल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, स्पीकिंग क्या होती है और उसकी टेक्निक्स टू डेवलप स्पीकिंग, स्पीकिंग का मीनिंग और टेक्निक्स टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। तो सबसे पहले स्पीकिंग क्या होता है बताओ, बोलना होता है। तो बोलना मतलब जब आप शब्दों के द्वारा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो स्पीकिंग में आ जाता है, ठीक है। तो और स्पीकिंग भी ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी किसकी है, रीड लिसनिंग की है। तो कोई सुनता है तभी कोई बोलता है, ठीक है। और स्पीकिंग के बाद ही बच्चे को रीडिंग और राइटिंग कराया जाता है। अगर बच्चे को पहले बोलना ही नहीं आएगा तो उसे आगे चल के पढ़ना और लिखना नहीं आएगा। तो सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग कराई जाती है, उसके बाद बच्चे को रीडिंग और राइटिंग कराया जाता है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। मेन टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, एक सेकेंड। तो स्पीकिंग स्किल का मतलब समझ में आया। अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी हमें फॉलो करनी है जिससे आप स्पीकिंग को डेवलप कर सको। तो एज ए टीचर आप क्या टेक्निक्स यूज करोगे बोलना सिखाने के लिए, बच्चे को बोलना सिखाने के लिए टेक्निक्स कौन सी हैं, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग। टीचिंग स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, बोलना सिखाना, बच्चे को स्पीकिंग करना सिखाना, कम्युनिकेट इंग्लिश में करना सिखा रहे हो आप। तो कैसे बच्चे को बोलना सिखाओगे, तो इसमें एक टेक्निक होती है रिप्रोडक्शन। इसमें एक टेक्निक कौन सी होती है, रिप्रोडक्शन टेक्निक। पता है क्या होती है रिप्रोडक्शन टेक्निक, होती है बच्चे भी बोलते हैं, पहले कोई साउंड कोई वर्ड कोई सेंटेंस टीचर बोलेगा और पीछे पीछे फिर पहले बच्चे ग्रुप में बोलेंगे, फिर अकेले अकेले भी बोलेंगे। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन टेक्निक। तो ऐसे बार बार एक शब्द को प्रोड्यूस किया जाता है। और पॉइंटिंग आउट द मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, पॉइंटिंग आउट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड, जो भी बच्चा गलत मिसप्रोनाउंस मतलब गलत प्रोनाउंस कर रहा है, ऐसे शब्दों को भी आपने देखना है, ध्यान देना है कि वो गलत ना बोले। अगर बोल रहा है तो आप उसे करेक्ट करो उसी समय। ऐसे रीडिंग अलाउड, आपने क्या करवाना है क्लास में, रीडिंग अलाउड, आपने जोर जोर से उसको पढ़वाना है, बच्चे को कहना है जोर जोर से रीडिंग करो। उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो मतलब बच्चे की रीडिंग से भी स्पीकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि रीडिंग का मतलब होता है देखकर पढ़ना और स्पीकिंग का मतलब होता है बिन देखे बोलना। तो कहीं ना कहीं इससे भी उसकी स्पीकिंग डेवलप होती है, ठीक है। ऐसे ही रोल प्ले, और क्या आ जाता है इसमें, आप बच्चों को स्पीकिंग डेवलप करने के लिए और क्या कर सकते हो बेटा, कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो, रोल प्ले। सो रोल प्ले में क्या होता है, एक डॉक्टर बन गया, एक टीचर पेशेंट बन गया, एक टीचर बन गया, एक स्टूडेंट बन गया, एक दुकानदार बन गया, एक कस्टमर बन गया। तो ऐसे करके कुछ भी आप एक्टिविटी करा रहे हो और उससे बच्चों को रोल प्ले से डेवलप कर रहे हो, ठीक है। फिर यूजिंग टेप रिकॉर्डर, और क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर से बच्चा सुनेगा,
एक ही चीज को बार बार, तो अगर वो गलत प्रोनाउंस करता है तो वो चीज उसे समझ आ जाएगी कि मैंने इसे गलत प्रोनाउंस नहीं करना। इज इट क्लियर? ऐसे ही ओरल कॉम्पोजिशन आप बच्चों को दे सकते हैं। ओरल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ओरली कोई भी टॉपिक पर बोलने के लिए कह सकते हैं, ओरल कॉम्पोजिशन। ओरल कॉम्पोजिशंस आप बच्चों को ओरली कुछ भी बोलने के लिए दे सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? तो दीज आर द टेक्निक्स जो यूज की जा सकती हैं। साथ में एक ड्रिल, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ड्रिल और प्रैक्टिस, बोलना मतलब प्रैक्टिस, जितना बोलने की प्रैक्टिस कराओगे उतना ही उसकी जो है बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और वो उतना ही अच्छा बनता जाएगा। एक शॉर्ट नोट ओरल वर्क पे करना है। ओरल वर्क पे ना आपने वही सब एक्सप्लेन करना है जो आप स्पीकिंग पे करते हो, क्योंकि विच इज नॉट इन राइटिंग, इसका मतलब विच इज बेस्ड ऑन स्पीकिंग, कॉल्ड एज ओरल वर्क। क्लासरूम में हर चीज लिखवाई नहीं जा सकती, तो कुछ चीजों मतलब आप पहले एक बेस मेंटेन करने के लिए आपको ओरल वर्क करवाना जरूरी है, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है राइटिंग जो है, तो उससे पहले बच्चे को ओरली प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो ओरल वर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट वेज क्या होते हैं, ये सब वही वेज हैं जो आपने अभी पढ़े हैं स्पीकिंग के लिए, टेक्निक्स वही सब इसमें भी बतानी है। फिर अगला इसमें आप बताओगे ड्रिल क्या होता है। एक टॉपिक इसके ऊपर आता है, ड्रिल वर्क पे भी आता है। ड्रिल वर्क का मतलब क्या होता है? ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, ड्रिल मतलब प्रैक्टिस। जैसे आप दीवार पे, ड्रिल मशीन का काम यही होता है ना, एक जगह छेद कर देते हैं, तो ऐसे कहने का मतलब है बच्चों को एक ही चीज बार बार कराते रहो, तो उससे वो चीज उससे क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे छोटी क्लासों में आप बच्चे को क्या करते हो, 2 1 जा 2, तो मैकेनिकल फॉर्म में सारे बच्चे एक साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का टेबल याद हो जाता है, समझ आए ना आए पर याद हो जाता है। तो ये क्या है, ड्रिल वर्क। तो ड्रिल वर्क छोटी क्लासों में जोर से बोल बोल कर भी कराई जाती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है कि जिस समय ड्रिल आप जिस क्लास को देते हो, सराउंडिंग क्लासेस के लिए डिस्टर्बेंस बन जाती है ये, क्योंकि जोर जोर से आवाज आती है तो बाकी क्लासों में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, टीचरों को पढ़ाने में डिफिकल्टी आती है। समझ आ गया? हाँ, अब वैसे जैसे पुराने क्लासरूम्स में ये कहते थे होती है प्रॉब्लम, लेकिन आज के क्लासरूम में तो इतनी आवाज नहीं जाती, गूंजती नहीं है। तो बट अगर हो तो जैसे पूरी क्लास के बच्चे एक साथ चीख चीख के बोल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज तो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिल पढ़ लेना इसके अंदर। टाइप्स ऑफ ड्रिल, कितने प्रकार की ड्रिल होती है, रिपीटेशन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, डबल सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, ये सब ड्रिल के टाइप्स हैं। चेन ड्रिल, कंप्लीशन ड्रिल, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है हमारा, वोकैबुलरी क्या होता है, कराऊं क्या, बोलोगे तो करा भी दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ ड्रिल बता दूं टाइप्स ऑफ ड्रिल। देखो सुनो, वो जो चीजें आप कर सकते हो ना, वो ही थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि अपने आप पढ़ लो, बाकी अगर कोई चीज जरूर लगती है तो मैं करवा भी दूंगी। तो ऐसे देखो टाइप्स ऑफ ड्रिल, फिर वोकैबुलरी इसके बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रिल, सो टाइप्स ऑफ ड्रिल क्या होते हैं, जैसे पहला टाइप मैंने बताया रिपीटेशन ड्रिल। पहला टाइप क्या होता है इसमें, यहाँ प्रैक्टिस कैसे दे रहे हो, रिपीट कर करके, रिपीटेशन के थ्रू। जैसे टीचर यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूशन टेबल, ऊपर लिखोगे टीचर एक्टिविटी और यहाँ लिखोगे प्यूपिल या स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने बोला दिस इज अ बॉल, तो बच्चे ने भी सेम लाइन रिपीट करी, इट्स कॉल्ड रिपीटेशन ड्रिल। जहां पर सेम लाइन वॉट एवर टीचर इज स्पीकिंग अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस, स्टूडेंट्स विल रिपीट आफ्टर टीचर, तो इट्स कॉल्ड रिपीटेशन ड्रिल। समझ आया? दूसरा ड्रिल है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल।
दूसरा ड्रिल कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल में क्या होता है? जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, मैंने क्या बोला? राम इज अ गुड बॉय। तो अब अगली बार रिपीट होकर इसमें सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? राम की जगह मोहन इज अ गुड बॉय, फिर राधा इज अ गुड गर्ल, आगे अपने एग्जाम्पल खुद से बना लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका? सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक शब्द की जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट करना, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। ठीक है, सेम चीज रिपीट करने के लिए टीचर नहीं कह रहा। जैसे ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, जहां आपने मोहन के साथ साथ, जैसे राधा के साथ साथ गर्ल को भी कर दिया, या दो शब्द एक ही वाक्य में चेंज करे हैं ना, इट्स कॉल्ड डबल सब्स्टिट्यूशन। यस, इसे क्या बोल देते हैं? समझ आया? डबल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक ही वाक्य में दो जगह पर चेंज आ रहा है, इट्स कॉल्ड डबल सब्स्टिट्यूशन। ऐसे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी होता है। एक और क्या होता है? मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। मल्टीपल में क्या होगा? एक ही वाक्य में दो तीन जगह चेंज आ जाएगा। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेंसिल। तो दिस की जगह दैट, माई की जगह योर, और पेन की जगह पेंसिल। तो यहां क्या हो गया? मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे करके मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन में भी ड्रिल दी जाती है। ऐसे ही कन्वर्जन ड्रिल और ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल भी होती है। कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म ही कर देना। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे इसमें हम क्या बता सकते हैं? राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, तो अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिख दोगे? राम इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ये कन्वर्जन हो गया ड्रिल। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल हो गया, ट्रांसफॉर्म किसको किया है? एफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया है, या नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो। तो इस तरह के ड्रिल को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। समझ आ गया? फिर ऐसे ही हमारा आ जाता है चेन ड्रिल भी होता है। एक और कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? चेन ड्रिल, जहां चेन में चलता चला जाता है। जैसे पहले एक मैंने बोला कि व्हाट हुज पेन इज दिस, तो पहले बच्चे ने बोला दिस इज माय पेन, फिर दूसरे ने कहा दिस इज माय पेन, फिर तीसरे ने कहा दिस इज माय पेन। या जहां पे पहले का खत्म हो रहा है, दूसरे ने वहां से शुरू कर दिया कुछ और बोलकर। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेन में प्रैक्टिस दे रहे हो। मतलब पहले एक बच्चा बोल रहा है, फिर दूसरा उस बच्चा बोल रहा है, फिर तीसरा बच्चा कुछ बोल रहा है। इट्स कॉल्ड चेन ड्रिल, जो टीचर से शुरू होकर आखिरी बच्चे तक चल रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन ड्रिल। अभी आई होप सो समझ आ गया ना ड्रिल के टाइप्स। फिर वोकैबुलरी आपको पता है, वर्ड मीनिंग्स को कहते हैं। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी क्या होते हैं बेटा? एक्टिव और पैसिव। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी क्या होते हैं? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वोकैबुलरी शब्दकोश का वो हिस्सा होती है जो हर समय आपके माइंड में रहता है, यूज करते हो, जिसे आप अपने बोलने में हर समय। एक्टिव वोकैबुलरी जैसे जो शब्द आपको हर समय याद रहते हैं, जब आप कोई बात करते हो तो वो फटाफट दिमाग में आ जाता है। तो जिसे आप सुनते समय, बोलते समय, बोलते समय, लिखते समय आपके जो स्पीकिंग और राइटिंग में रहते हैं हर समय, जो शब्द हमारे स्पीकिंग और राइटिंग में हर समय रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वोकैबुलरी। और पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है मालूम है? बताओ, पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? जो सिर्फ पढ़ते समय याद आए, या कोई बोल रहा हो तो सुनते समय याद आए। तो जो सिर्फ लिसनिंग में याद रहे और या रीडिंग में याद रहे, मतलब जैसे पढ़ के समझ आ रहा है कि हाँ ये भी शब्द होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वोकैबुलरी। जो वैसे याद नहीं आता, लेकिन आप उस शब्द को सामने नजर के देखते हो ना, या कोई बोलता है तो सुनते हुए जब सुनते हो, तब आपको उसका मीनिंग याद आ जाता है। बट
प्रैक्टिस, ड्रिल, जो हमने अभी तक तरीके पढ़े. आप टेक 5 words and make them regular practice or try to use them regularly in your speaking while you are writing everywhere. So it will be active vocabulary. तो वो आपकी किस पार्ट बन जाएगी? एक्टिव वोकैबुलरी का. सो पैसिव से एक्टिव में ही कन्वर्ट करवाने के लिए टीचर्स को प्रैक्टिस बार बार करवानी होती है. अब रीडिंग क्या होता है? जब आप लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रीडिंग कहते हैं. रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है? क्यों रीडिंग सिखाई जाती है? ताकि बच्चे को शब्द को रिकॉग्नाइज करना आए, उसके लिए उसको प्रोनाउंस करना आए, और जो उसने पढ़ा है उसका मीनिंग समझना आए. तो ये चीजें करने के लिए आपको उसको रीडिंग करवाना जरूरी है. ठीक है. अब रीडिंग सिखाने के मेथड्स क्या क्या होते हैं? रीडिंग के मेथड्स क्या क्या मेथड्स होते हैं रीडिंग सिखाने के? एबीसी मेथड. एबीसी मेथड क्या होता है? अल्फाबेटिक मेथड, जिसमें आप ए से लेकर जेड तक पहले सिखाओगे पढ़ना लिखना, उसके बाद फिर वर्ड सिखाओगे या सिलेबल सिखाओगे, फिर वर्ड सिखाओगे. ऐसे करके जब रीडिंग सिखाओ तो वो अल्फाबेटिक मेथड है. फोनिक मेथड दूसरा मेथड है. इसमें दूसरा कौन सा है? फोनिक साउंड मेथड. जैसे आजकल लेटेस्ट मेथड कौन सा चलता है बच्चों को पढ़ते समय? फोनिक मेथड, जिसमें साउंड्स के थ्रू पढ़ाते हैं. ए ए बी ब सी क डी ड ई है ना. तो जब साउंड के थ्रू पढ़ाओ तो वो कौन सा मेथड है? फोनिक मेथड है. वर्ड मेथड कौन सा मेथड है? जिसमें एक एक शब्द को पढ़ने के लिए कहा जाता है. जैसे बच्चे को सीधा बोल रहे हैं ये क्या लिखा है? रैट. ये क्या लिखा है? कैट. ये क्या लिखा है? फैट. ये क्या लिखा है? राहुल. कोई भी शब्द डायरेक्टली जो लिखा है उसे ऐसे ही पढ़ो. तो इट्स कॉल्ड एज वर्ड मेथड. अगला है फ्रेज मेथड. अगला मेथड इसमें कौन सा आ जाता है? फ्रेज मेथड में जैसे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज मेथड. और सेंटेंस मेथड में क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस. इसमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? कंप्लीट सेंटेंस रीड करने सिखाए जाते हैं. These are the methods. गुड रीडिंग टेक्निक्स पढ़ लेना, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेना, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ा हुआ है ना. इन डिटेल जो रीडिंग होती है उसे इंटेंसिव कहते हैं, और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो रीडिंग होती है उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं. जो प्लेजर के लिए, खुशी के लिए पढ़ी जाती है, बहुत डिटेल में हर शब्द पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो नॉन डिटेल रीडिंग जो होती है उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं. स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज करते हैं हम रीडिंग के लिए? गाइडेड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग. क्या होती है? क्या होती है शेयर्ड रीडिंग? गाइडेड रीडिंग तो होती है जहां पर टीचर आपको गाइड करेगा पढ़ते समय. टीचर हर समय आपके साथ होगा और गाइड करेगा, उसे गाइडेड रीडिंग कहते हैं. और शेयर्ड रीडिंग क्या होती है? जैसे टेबल है और आप टेबल पे एक बड़ी सी बुक आपने दिखा दी. अब जिस बच्चे ने पहले शुरू किया फिर वो अगले को देगा, अगले को देगा, अगले को देगा. जहां पे पिछला छोड़ रहा है अगला वहीं से आगे पढ़ रहा है. इट्स कॉल्ड एज शेयर्ड रीडिंग. इसे क्या बोलते हैं? शेयर्ड रीडिंग. ठीक है. रीडिंग अलाउड क्या होता है? रीडिंग अलाउड जोर जोर से पढ़ना. ठीक है. और साइलेंट रीडिंग मन में पढ़ी जाती है. ये रीडिंग तक हमने सारा कवर कर लिया है. तो नेक्स्ट क्लास व्हाट आई टेक, राइटिंग से मैं स्टार्ट करूंगी. और ये बुक मैं अगली क्लास में, जैसे आज मैंने पार्ट मतलब पेपर 3 खत्म करा दिया, तो अगली क्लास में आप लोगों को ये इंग्लिश वाला पेपर खत्म हो जाएगा और देन इसके आगे हम अगला सब्जेक्ट शुरू कर देंगे. मैथ्स लेके आना है. ठीक है. अगली क्लास में जिनका भी है. आई होप सो क्लास समझ आई.